गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती। आज आप लोगों के सामने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आज आपको यहाँ पर वन बाय वन बताऊंगा। हाँ, इतना वादा कर सकता हूँ कि मैं जितना क्वेश्चंस आपके सामने डाल रहा हूँ या दे रहा हूँ ये 100% आपके एग्जाम से पूरी तरीके से मैच कर जाएगा। 100%, 1% भी कम नहीं, 100% तो 100%। एग्जाम के बाद आप हमें जरूर बताएंगे कि 100% आया या नहीं आया। ठीक है, अब मेरे भरोसे पे, मेरे गारंटी पे आप पूरी तरीके से इसमें आप 100% दे सकते हैं पूरी तरीके से। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। एग्जैक्टली थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला जो पीपीटी है, फर्स्ट स्लाइड है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बच्चा इसको जानता है क्योंकि सबसे पहले इसी को पढ़ाया जाता है। राइट डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यस, एन टाइप और पी टाइप के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल। ओके, क्वेश्चन का बोल रहा है पीएन जंक्शन डायोड क्या है और इस पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन रीजन किसे कहते हैं और बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं। यदि मेरा नोट्स और मेरी वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है और बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। यस, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा रुक जाएंगे। इस चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। यस, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग बताना है आपको। मतलब जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो ये कैसा काम करेगा। ये तो मोस्ट वीवीआई में रख के जाइएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन है कि रिवर्स बायस आपने नहीं दिया। देखिए यहां थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ना है। यदि आप फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे हैं तो रिवर्स बायस भी इसी के जैसा होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार से फॉरवर्ड बायस के आने की संभावना ज्यादा है इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिवर्स बायस, इसलिए मैंने फॉरवर्ड बायस को आपके सामने रखा। फॉरवर्ड बायस का आपको मिलेगा, आप फॉरवर्ड बायस को करके जाएंगे। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहां पर आपको ड्रॉ भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। का मतलब ये पीएन जंक्शन डायोड जब आप पढ़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में आपके वीआई कैरेक्टरिस्टिक में आपको कुछ इस तरीके से बताया जाता है और यहां जाके इस तरीके से बताया जाता है, जिसमें इधर वोल्टेज अक्ष है और इधर करंट अक्ष है। तो पहले तो ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ करने के साथ साथ पूरा एक्सप्लेन भी करना है कि इसके यहां तक के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक के रीजन को क्या बोलते हैं, यहां पर करंट कैसा बिहेव करता है, ये क्या चीज है और ये रीजन कौन सा रीजन कहलाता है। ये सारी बातों को आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होता है, जो कि मेरे नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप वहां से पूरे अच्छे तरीके से आप आंसर्स बढ़िया से फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, ये था आपका फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन। आगे इस तरह से बहुत सारे स्लाइड्स हैं, आप देखते जाएं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, रिवर्स सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, पावर डिसिपेशन। ये चार टर्म को डिफाइन करने के लिए आता है जो डायोड से रिलेटेड है, पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड है। और मैं बोलूं तो ये वीवीआई के कंसेप्ट में ज्यादा ही आएगा। आगे इसको 3 4 5 जितना स्टार या जितना बोलेंगे वीवीआई उतना कम है, यानी आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड में, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट क्या होता है, पावर डिसिपेशन क्या होता है। यानी आपको इसको पूरी तरीके से 2 या 3 लाइन का परिभाषा मैंने आपको सामने दिया है। एकदम अच्छे से आप इसको 2 या 3 लाइन का तो परिभाषा है, आराम से पूरा रट जाइए, एकदम बढ़िया से समझ जाइए और एग्जाम में पूरा लिख के आना है, कोई छोड़ के नहीं आना है। हाँ, डायोड में 2 तरह के कैपेसिटेंस होते हैं, जरूर देख लीजिएगा। एक का नाम है जंक्शन कैपेसिटेंस और एक का नाम है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट इसमें डाला है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं छोड़ के जाना है। डायोड कैपेसिटेंस को भी स्टडी करके जाना है। ठीक, एक्सप्लेन द, यहां तक तो डायोड खत्म हो जाता है, यहीं पर डायोड आपका फिनिश्ड हो जाता है। अब आते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में आपको आएगा। ट्रांजिस्टर के शुरुआती जो मैंने आपको पढ़ाया है बेस एनपीएन, टाइप्स ऑफ इमीटर, बेस कलेक्टर, ये सबसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर।
तो क्या पीएनपी नहीं पूछ सकता है? अरे क्यों नहीं पूछ सकता है? जब आप एनपीएन ठीक से पढ़े हुए होगे ना तो पीएनपी भी इसी रास्ते पे चलता है। यदि अच्छे से क्लास करते हैं, अच्छे से वीडियो देखते हैं तो आपको एनपीएन समझ में आ रहा है तो पीएनपी समझ में आ रहा है। यदि एनपीएन समझ में नहीं आ रहा तो पीएनपी भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप एनपीएन पढ़ के जाते हैं, मैं मान के चलूंगा कि आप पीएनपी एकदम आराम से लिख पाएंगे। जहां एन टाइप है वहां पी टाइप होगा, पी टाइप की जगह एन टाइप होगा, एन की जगह पी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जगह होल हो जाएंगे, होल की जगह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मेरा अगर लिखा हुआ लैंग्वेज को पढ़िएगा तो ऐसा फील होगा, लगता है एक ठो याद किया तो दो ठो याद हो गया। एकदम बढ़िया से नोट्स आप देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट में मैं डाल रहा हूं कि आपको इसको पढ़ना ही है, ये आएगा ही, एकदम जरूरी है। चलिए, तो ये था दूसरा स्लाइड। तीसरे स्लाइड पे जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है जिन मैंने तीसरा स्लाइड है, 9वां नंबर क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं। डिफाइन अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा नाम सुने हो? अगर सुने हो तो बढ़िया, नहीं सुने हो तो कॉपी पलटो एक बार या वीडियो देखो एक बार। अल्फा बीटा गामा, ये मत सोचना रेडियो एक्टिविटी हम चले गए, नहीं नहीं, अल्फा बीटा गामा आप अच्छा समझते हैं। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन इमीटर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन कलेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। यस, सही है। और अल्फा बीटा में रिलेशन भी होता है और इसे न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है बताना होगा, और इनके बीच में रिलेशन क्या है ये भी आपको जरूर बताना है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है और इनके बीच में रिलेशन क्या है। खासकर अल्फा और बीटा का रिलेशन तो आएगा, एकदम आएगा, ठीक है। और किसी का आए या ना आए, अल्फा बीटा का रिलेशन आना ही आना है। अल्फा बीटा का रिलेशन, ठीक है, एकदम आना ही आना है, ठीक है। ओके ओके, अल्फा बीटा का रिलेशन तो आएगा ही आएगा। चलिए, अल्फा बीटा का रिलेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस। मैं सिर्फ दो पढ़ने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ कॉमन इमीटर या कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर नहीं बोल रहा हूं। कॉमन इमीटर या कॉमन बेस का इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन बेस के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अलग बताए हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अलग बताए हैं, एकदम ठीक है। आप दोनों को पढ़ जाइए। ये सर, ये तो बाबू इसको आप छोड़ के आओगे ना तो हम पिट देंगे, पिट देंगे एकदम। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर के बीच में डिफरेंस बताइए, मतलब तीनों के बीच में क्या अंतर होता है। एक ब्लॉक बना करके अच्छे से कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये तीनों को अच्छे से बना करके इनके पैरामीटर्स को, मतलब इनकी वैल्यू को, इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस ज्यादा होता है कम होता है, इन सभी के बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर का खत्म हो जाता है। ट्रांजिस्टर यहीं तक पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं जाना है आपको। बस जितना मैंने ट्रांजिस्टर में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए, बस इतना ही करना है। आज आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट। यस, आपको मैं बोल रहा हूँ कि एन चैनल जेफेट को जरूर पढ़ के जाएंगे। एन चैनल जेफेट के पूरे वर्किंग को करके जाना है। तो अब मैं फिर वही बात बोलूंगा, क्या पी चैनल नहीं आएगा? तो मैं बोल रहा हूं, यदि मेरे एन चैनल जेफेट को आप अच्छे से पढ़ते हैं या पढ़े होंगे या वीडियो देखे होंगे तो पी चैनल जेफेट भी आसानी से लिख पाएंगे। एन और पी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल का डिफरेंस आता है, यानी एन चैनल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और पी चैनल में होल का मूवमेंट होता है। दोनों के प्रोसेस, दोनों के लैंग्वेज लगभग सिमिलर हैं। ठीक, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन चैनल डी मॉसफेट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एन चैनल डी मॉसफेट बोल रहे हैं तो आप यहां पर पी चैनल डी मॉसफेट भी लिख पाएंगे, एकदम करेक्ट है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका भी पूछता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक, दोनों में से किसी एक का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लीजिएगा ना, मॉसफेट या फेट का, तो मोस्टली सिमिलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कहीं कहीं थोड़ा चेंजिंग आता है, सॉरी, तो गड़ा बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राइट द डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड फेट। अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, किसी को एकदम सी और शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो ये वही सी और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एकदम सी और शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसको अगर किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बीजेटी और फेट में डिफरेंस देगा और देगा, ठीक है। ये एक बार नहीं, हर एग्जाम में पूछने की संभावना वाला क्वेश्चन है, इसको कोई छोड़ के नहीं आता है, ठीक है। बीजेटी और फेट के बीच में डिफरेंस तो करके ही जाना है, आप इसको छोड़ नहीं रहे हैं, मेरे भरोसे पे आप इसको पूरा रट के जाइए, ठीक है। ओके ओके, ध्यान से सुनेंगे।
The BJT is a bipolar device. BJT is a bipolar device, whereas a FET is a unipolar device. How? मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, बट मैं सिर्फ जानकारी के लिए डाला हूं. अगर मेरा लेक्चर देखते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा. मैंने बोल रहा हूं बहुत ज्यादा वेट नहीं दे रहा हूं, का मतलब आप पढ़ लीजिएगा, जानकारी रखिएगा. यूनिपोलर क्या होता है और बाईपोलर क्या होता है, इसकी जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ठीक है 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और वहां पर हमें जानकारी नहीं रहने की वजह से हम कुछ लिख के नहीं आते हैं. खाली यूनिपोलर और बाईपोलर के बारे में समझ लीजिएगा. बहुत ज्यादा वेट नहीं है इस क्वेश्चन पे, लेकिन हाँ मैं इंपॉर्टेंट में डाला हूं तो आप थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा बस. आइए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ यूजेड, ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक. एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रहा है. ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं जो एग्जाम में आ रहा है. आप उसको अगर छोड़ के जाते हैं तो इसके जिम्मेवार खुद आप होंगे. ठीक है, मत नहीं छोड़ना है उसको, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है. मरते दम तक एकदम उसको करके जाना है तो करके जाना है. ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ यूजेटी. यस, यूजेटी और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी करके जाना है. ठीक है, व्हाट इज डीसी लोड लाइन, ड्रॉ इट्स. ठीक है, ड्रॉ इट. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. डीसी लोड लाइन क्या है और इसको ड्रॉ भी करने सिखाना है आपको. ठीक है, डीसी लोड लाइन क्या है और इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, शायद यहाँ लैंग्वेज में राइटिंग प्रॉब्लम है, बट हाउ इट ड्रॉ, मतलब डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम. डीसी लोड लाइन आपको मालूम होगा, डीसी लोड लाइन क्या है और ड्रॉ कैसे किया जाता है. पूरा अच्छे तरीके से मैंने इक्वेशन लिख कर, इक्वेशन पूरा निकाल कर, y बराबर mx प्लस c कंसेप्ट पे निकाल कर मैंने इक्वेशन बनवाया था या ड्रॉ करवाया था. इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट VBI में ले जाइए, देगा ही. एक्सप्लेन नीड ऑफ बाइसिंग. नीड ऑफ बाइसिंग, पूरी उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थर्मल रनवे. ये एकदम ये भी क्वेश्चन VBI में मैंने डाला है, का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द थर्मल रनवे. यस, थर्मल रनवे में ये क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, थर्मल रनवे रहेगा ही रहेगा. थर्मल रनवे पे शॉर्ट नोट्स बार बार पूछता है, कभी छोड़ा नहीं है, इसलिए थर्मल रनवे पे शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाना है आपको. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा. ठीक है, उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन होगा. हाँ, लास्ट क्वेश्चन है. ड्रॉ द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू पॉइंट फॉर ईच सर्किट. ठीक है, ड्रॉ द फॉलोइंग सर्किट, इन सब का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है. कौन सा? वोल्टेज डिवाइडर बायस, फिक्स्ड बायस, बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक. इन सब का आपको पूरा सर्किट ड्रॉ करना है. सर्किट ड्रॉ करने के बाद क्यू पॉइंट निकालने के लिए सिखाया गया है और एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक रहेगा. ठीक है, अगर वोल्टेज डिवाइडर बायस, फिक्स्ड बायस और बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक जरूर पढ़ के जाइएगा. और एक बात बोले बहुत अच्छा से, जिस समय इसको पढ़ रहे होंगे बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक, वहीं पर एक वर्ड आता है बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक. दोनों में बस थोड़ा सा अंतर होता है, इमीटर और कलेक्टर. खाली फोटो का अंतर और सर्किट का थोड़ा सा अंतर, माने एक्सप्रेशन में भी बहुत थोड़ा सा अंतर आता है. अब प्लीज थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ें, अच्छे दिमाग लगा के पढ़ें, थोड़ा सा इंटेलिजेंट अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा तो बेस बायस विद कलेक्टर फीडबैक भी उसी समय बन जाएगा. यदि इमीटर फीडबैक को ठीक से पढ़ते हैं तो कलेक्टर फीडबैक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन मैंने इन तीनों को इंपॉर्टेंट रखा है. पूरी उम्मीद है कि आपको वोल्टेज डिवाइडर बायस ही देगा, नहीं तो सेकेंडरी इसका ऑप्शन होता है फिक्स्ड बायस देगा, और नहीं तो बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक देना ही देना है. तो ये तीनों को के सर्किट डायग्राम और इसके क्यू पॉइंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो अब आपके पास पूरा था. मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप इन 20 क्वेश्चन को ऐसे पढ़ जाइए जैसे मतलब होता है ना कि एक भूखा आदमी खाने पे टूट पड़ता है ना, वैसे ही. और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन 100% कवर करेगा आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के क्वेश्चन को, इसकी गारंटी मैं लेता हूं. गारंटी बहुत कम लोग लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि 100%, 1% भी कम नहीं, 100% लड़ेगा. और इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे. और किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो मेरा नंबर तो सभी के पास है, कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं. अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा. और ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद मिलाइएगा. ठीक है, मिलाइएगा. और अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ अच्छा क्वेश्चंस और गेस क्वेश्चंस पूरा लड़ता है, मतलब 100% भरोसे पे क्वेश्चन दिया जाता है और आ जाता है, तो बस थैंक यू लिखिएगा. बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं. चलिए, थैंक यू वेरी मच. इसको ज़रूर पढ़िए, इतना ही से आपका क्वेश्चन रहेगा. थैंक यू वेरी मच.